चलिए क्लास शुरू करें। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, सुन लिया। इस बार का टेस्ट कुछ ज्यादा अच्छा गया है क्या आप लोगों का? ऐसा लग रहा है मेरे को कि टेस्ट कुछ ज्यादा अच्छे से लगे इस बार। कितने बच्चों का टेस्ट पिछली बार से बढ़िया गया, मतलब मार्क्स इंप्रूव हुए हैं? चलो ठीक है। और मैंने आपको बोला था ना कि आखिरी क्लास तक का सिलेबस में दूंगा, आगे से हर टेस्ट में ये रहेगा, ठीक है? अगले टेस्ट का सिलेबस आपको अभी बता देता हूँ मैं क्या रहने वाला है। देखो, ये मैंने सीरीज आरएल से आज से स्टार्ट करेंगे। आरएल, आरसी और एलसी तो हो ही गया था, उसके क्वेश्चंस भी हो गए थे। एक दो क्वेश्चन बच रहे, वो भी करवा देता हूँ मैं आपको। उसके अलावा अब स्टार्ट करेंगे आज हम आरएल से सर्किट। टोटल 7 सर्किट की कहा था आपसे मैंने, 6 अपने हो चुके थे, 7 आज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आएगा आरएल से सर्किट से, और मॉडर्न फिजिक्स पूरा हो जाएगा खत्म तब तक सिलेबस में आएगा। हाँ, तब तक आएगा ना। सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो चुका होगा, कुछ एक लेक्चर हो जाएंगे उसके, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स पूरा तक अपना सिलेबस रहेगा ना। क्या? आराम से, हाँ आराम से। चलिए तो शुरू करते हैं फिर हम लोग। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? रुको, क्या कह रहे हो? क्या हुआ यार? एक बार किया था मैंने डिस्कशन, पूरा क्लास उसी में गया था अपना। पहले मैं होमवर्क डिस्कशन करूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या टाइम बचता है। अच्छा, उसके पहले ना मैं कुछ क्वेश्चन और भी कराना चाह रहा हूँ आपके। वो जो अपने वो दिया था ना, क्वेश्चन अपने चल रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन अभी हो नहीं पाए अपने ना, लेकिन होमवर्क में दे दिए थे मैंने आपको। तो वो क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें बच रहे हैं, वो करवा देता हूँ मैं आपको। लिखें आप लोग, उसके बाद में होमवर्क लेंगे फिर। लिखें, a solenoid is connected with a solenoid is connected in series with a bulb. A solenoid is connected in series with a bulb as shown in figure. Solenoid is connected in series with a bulb as shown in figure. If soft iron rod is inserted into solenoid, then what is the effect on brightness of bulb? What is the effect on brightness of the bulb? ये करवा दिया था क्या मैंने? ठीक है, हाँ होमवर्क में था। अभी एक दो क्वेश्चन और भी होमवर्क के मिलेंगे आपको इसमें। What is the effect on the brightness of bulb? बताओ। बताओ बेटा, आंसर क्या होगा? डिक्रीज। हाँ जी, कितने बच्चों का आंसर है डिक्रीज इसमें? चलो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है पहले समझ लेते हैं एक बार। देखो, ये अपने पास एक सोलेनोइड है,
और ये कहा जा रहा है कि इसमें एक आयरन की रोड इंसर्ट करी जा रही है ना। तो ध्यान से देखो, आयरन रोड इंसर्ट करने के बाद का डायग्राम कुछ इस तरह का होगा इसका। ये तो सोलेनोइड हो गई और ये बल्ब हो गया, और इसमें क्या इंसर्ट कर दिया आपने, आयरन रोड इंसर्ट कर दी। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो आप एक बार सब। तो ये आयरन रोड है जो कि आपने सोलेनोइड के अंदर इंसर्ट करवा दी इस तरह से। ये क्या है आपके पास, आयरन। अच्छा चलो एक बात बताना, ध्यान से सुनना। सोलेनोइड का एल मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था ईएमआई के अंदर। बोलो सोलेनोइड का जो एल होता है ना, एल सोलेनोइड, बोलो क्या होता है वो, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। ये सोलेनोइड का एल होता है, सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोलते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, पहले जब आयरन रोड इंसर्ट नहीं करी थी आपने, तब इसका मीडियम क्या था, एयर। अब आपने क्या इंसर्ट कर दी, आयरन रोड। तो आयरन रोड का, अच्छा आयरन रोड कौन सा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैंने बता रखा है आपको कौन सा मटेरियल है। तो जब आप आयरन रोड इंसर्ट करेंगे तो बोलो म्यू आर बहुत हाई हो जाएगा। ऐसे के लीजिए कि पहले म्यू आर 1 था, एयर था, म्यू आर 1 था, अब आयरन रोड है तो म्यू आर क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि म्यू आर इंक्रीज हो रहा है, और म्यू आर अगर इंक्रीज हो रहा है तो सोलेनोइड का एल भी तो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा एल इंक्रीज होने से देखो आप लोग, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। जब एल बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा। अच्छा बताइए, ये एक आरएल सर्किट हो गया ना। आरएल सर्किट में बताइए बेटा जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये इसका जेड होता है ना। अब एक बात बताओ, अगर आर एल एक्सएल बढ़ गया, सोलिनोइड में रोड इंसर्ट करने से अगर एक्सएल बढ़ गया है, तो एक्सएल बढ़ने से जेड भी तो बढ़ गया। आर पर तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा, लेकिन आयरन रोड इंसर्ट करने से एक्सएल बढ़ा है, और एक्सएल बढ़ने से क्या बढ़ गया, जेड। और बताइए आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन जेड। और जेड अगर बढ़ जाएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। और बताइए सर्किट में करंट का डिक्रीज होना मतलब बल्ब का ब्राइटनेस डिक्रीज होना। करंट अगर बढ़ता सर्किट में तो मैं बोलता ब्राइटनेस बढ़ गया, और करंट अगर डिक्रीज हो गया तो ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो गया। याद है आपको। चलो ठीक है, ये तो आंसर आ गया, ब्राइटनेस डिक्रीज हो गया। अब याद करो, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने ईएमआई के अंदर लिया था, कुछ कुछ याद है। उसका आंसर था ब्राइटनेस रिमेन सेम, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब रिमेन सेम। याद है वहां पर क्यों था, क्योंकि वहां पर आई का मतलब वी बाई आर था, वो डीसी सर्किट था। आई का मतलब क्या था, वी बाई आर। यहाँ पर आई का मतलब वी बाई जेड है। तो यहाँ पर इस एल की जो रुकावट है वो भी अपना रोल प्ले कर रही है, जबकि वहां पर केवल आर की वजह से ही करंट इफेक्ट होता था। याद है आपको। तो वहां पर था वी आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आयरन रोड इंसर्ट करने से आर तो बदला नहीं है सर्किट का, आर तो वही है ना। तो अगर आर वही है और वी भी वही है, तो फिर सर्किट में करंट भी वही है, और करंट अगर वही है तो फिर सर्किट में मतलब बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो भी सेम रहेगा। डीसी सर्किट की बात कर रहा हूँ, ईएमआई को मतलब ईएमआई में जो सवाल लिया था उसकी बात कर रहा हूँ। ये एसी वाला सवाल है, याद रखना। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एसी सोर्स के अंदर एल की रुकावट भी रोल प्ले करेगी, डीसी सोर्स के अंदर सिर्फ आर की रुकावट ही कंसिडर होगी। डीसी सर्किट के अंदर आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, और एसी सर्किट में आई इक्वल टू वी बाई जेड होता है। ठीक है, लिख दो बेटा। तो आंसर में लिख देना, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज। हाँ नहीं, वो अभी तो नहीं पढ़ा रहा, अभी छोड़ रहा हूँ उसको। ईएमडब्ल्यू है एक टॉपिक इसमें है, ईएमडब्ल्यू ईएम वेव्स, वो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं। इतना सा तो टॉपिक है, वो 2 क्लास का टॉपिक है। चलिए, तो ये लिख दिया ना आपने। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो लिखे हैं। इन एलसी सर्किट, इन एलसी सर्किट L equals to 10 millihenry. In LC circuit, L equals to 10 millihenry and C equals to, in LC circuit, L equals to 10 millihenry and C equals to 0.25 microfarad. C equals to 0.25 microfarad. Then calculate
frequency of oscillation for the circuit. Frequency of oscillation for the circuit. Frequency of oscillation for the circuit. चलिए मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट। देखो बेटा इस क्वेश्चन ने L दे दिया आपको, बोलो L कितना दे दिया 10 मिली हेनरी। अच्छा C कितना दे दिया 0.25 माइक्रोफेरेड। अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला बोलो क्या 1/2 पाई 1/√LC, ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा बस वैल्यू रखनी है यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। बोलो बेटा L की जगह कितना होगा 10 और मिली की जगह 10 की पावर -6। C कितना है बेटा 0.25 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा ये बिंदी हटाओ और ये नीचे 2 जीरो लगो, ये करोगे ना आप। अच्छा बताओ क्या करना चाहिए आप इसमें 1/2 पाई 25 को बाहर लाके 5 कर दो और ये 10 की पावर -10 होगा, इसको बाहर आके -5 कर दो, ये पूरा समेट के लिख दिया बना ना। और ये आपके पास हो जाएगा 10 की पावर 4/पाई हर्ट्ज, ये आ जाएगा 10,000/पाई हर्ट्ज, ये आ जाएगा। अच्छा सुने सब ध्यान से, ये तो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल के दिया, अगर मैं वेवलेंथ आपसे पूछूं तो निकाल सकते हो? कितने बच्चे फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकाल सकते हैं? ये आपके बुक में सवाल भी है, पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू C/F, ये रिलेशन होता है आपके। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है C/F, ये रिलेशन होता है क्या? तो एक्सरसाइज 3 के अंदर दे रखा है ये क्वेश्चन, डेटा भी सेम ही लिया है मैंने तो जानबूझकर, ताकि अपने होमवर्क डिस्कशन का पार्ट भी बन जाएगी, टाइम बच जाएगा ना इसमें अपने। ये डाउट पूछते भी आप थोड़ी देर बाद, पूछते ना, नहीं पूछते क्या? कितने बच्चे पूछते हैं इस डाउट को? फ्रीक्वेंसी पूछा है तो उसने वेवलेंथ पूछा है, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी और फिर फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकलेगी इसके अंदर। क्लियर है बात? लिख दो इसको। देखो ऑसिलेशन के नाम पे तुम्हारे दिमाग में पेंडुलम वाला केस चलता है, तो वो नहीं है। ऑसिलेशन का मतलब ये भी होता है इसके अंदर, अगर L की एनर्जी C में और C की एनर्जी अगर L में आपस में एक्सचेंज हो रही है ना सर्किट में, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑसिलेशंस होता है उससे ये सिग्नल जनरेट होता है। ये AMW का पार्ट है बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट इसी तरह से होती है। तो ये यहाँ का पार्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है जो आप पूछ रहे हो, है ना। चलिए कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? आगे बढ़ जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे सीरीज RLC सर्किट। अगला हेडिंग आपको लिखना है सीरीज RLC सर्किट। सीरीज RLC सर्किट लिख दो फटाफट से। चलिए सीरीज RLC सर्किट पर बात करें, लेकिन पहले होमवर्क डिस्कशन कर ले हम लोग, कि पहले ये पूरा करें। होमवर्क पहले करते हैं ना, चलिए होमवर्क पहले करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा वो नंबर लिखे होंगे ना किसी ने, वो नंबर दो मेरे को एक बार। हाँ लो लो पास कर दो। ठीक है, तो बिगनर बॉक्स नंबर 2 में एक पेंसिल देना बेटा। बिगनर बॉक्स नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो बिगनर बॉक्स नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक है ना। चलो तो बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 7, जिनका डाउट है हैंड रेज कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 बिगनर बॉक्स नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 बिगनर बॉक्स नंबर 2 में नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 1 में आ जाओ बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 13, यार उसने L और C दोनों दे दिया और फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो ये फॉर्मूला लगा देना 1/2 पाई √LC। मैंने आपको अगर याद हो तो एक बात बोली थी पिछली क्लास में, मैंने कहा होमवर्क करने तभी बैठना
जब आप पहले ही इंश्योर कर लो कि फॉर्मूला सारे याद है, और नहीं अगर याद है फॉर्मूला तो होमवर्क मत करके लाना बोले। जब फॉर्मूला याद हो जाए तब होमवर्क करना आप लोग। ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये फॉर्मूला रहा, एल और सी दोनों क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38। एक्सरसाइज नंबर 2 में, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया मैंने पहले से। क्वेश्चन नंबर 10, 13, 22, 23। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन 1, 2, 6, 9, 20, 23, 23, 26। 1 का कौन सा लो। देखो बेटा पहले तो एक्सरसाइज सॉरी बिगनर बॉक्स नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 आप पहले देख लो ना। एक सेकंड, बस एक सेकंड, क्वेश्चन निकाल लो पहले मैं। हाँ बोल बेटा। नेगेटिव साइन इग्नोर क्यों करना है? फेज डिफरेंस निकालने के लिए तो वो होगा ना, v का फेज माइनस i का फेज, तो π/4 ही तो आएगा, माइनस π/4 क्यों आएगा फेज डिफरेंस? अरे तो करंट तो लेग करेगी ना, तो v का फेज माइनस i का फेज करोगे तो फेज डिफरेंस तो प्लस π/4 आएगा ना, माइनस π/4 क्यों आएगा? समझे बात को? बस डाउट ये था। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 16 और 19। इसमें क्या एंगल का चक्कर पड़ रहा है क्या? इसमें tan phi बराबर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, यहां तक तो आप आ गए ना इसमें। चलो इसके अच्छा यहां तक भी अगर नहीं आया हो तो फिर तो बोलो, फिर तो मैं समझाता हूँ, 5 पॉइंट समथिंग जो भी है। इसके पहले का डाउट हो तो बोलो, इसके पहले समझाना है किसी को? यहां तक सबका आ गया, क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर आप बता भी नहीं सकते डायरेक्ट बिना ऑप्शन के। तो अब सुनो सब ध्यान से, आप लोग बात को सुन लो पहले। पता है हमें साइन कोस टेन में सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यूज मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर वैल्यू जानते हैं हम लोग बस। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 40 डिग्री कितना, नहीं बता सकते, लेकिन आइडिया दे सकता हूं मैं आपको। साइन 40 डिग्री का आइडिया दे सकता हूं। आइडिया कैसे दे सकता हूं? साइन 30 कितना होता है? हाफ, मतलब 1/2, 0.5। साइन 30 क्या होता है? 0.5। और साइन 45 1/√2 मतलब 0.7। तो ये तो मुझे पता है कि साइन 40 की वैल्यू 0.5 से और 0.7 के बीच होगी। एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं जानता कितनी होगी, लेकिन अगर जो ऑप्शन होंगे उससे मैं ये देखूंगा 0.5 से 0.7 के बीच में कौन सी वैल्यू, तो जो वैल्यू होगी वो मैं टिक कर दूंगा। बोलो क्लियर है? और एग्जामिनर अगर साइन 40 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं ना, तो वो इतना समझदार एग्जामिनर भी है, उसको भी पता है कि साइन 40 को स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो वो दो ऑप्शन नहीं देगा कि आपको 0.5 से 0.7 के बीच में दो ऑप्शन दे देगा, ऐसा नहीं देगा कभी। और जहां पर कुछ डिफरेंट एंगल्स होते हैं, जनरली आपने देखा होगा तो ब्रैकेट में वैल्यू लिख दी जाती है। जैसे आप लोगों ने ऑप्टिक्स में सवाल किए होंगे, तो जैसे कोई अलग से कोई एंगल आता है, जैसे मान लो 23 डिग्री का एंगल आ रहा है और साइन 23 आपको उस वाले क्वेश्चन में नीड है, तो साइन 23 की वैल्यू क्वेश्चन में लिख दी जाती है, साइन 23 इतना होगा। अरे लिखते हैं ना,
तो उसी तरह से ये सवाल है, जैसे tan फाई की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आ रही है। अब ध्यान से सुनो, इसके ऑप्शन से करना पड़ेगा ये सवाल आपको। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/√3, कितना होता है ये, सॉरी, पहला ऑप्शन है 30 डिग्री और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, यही होता है 1/√3 एक से कम, और अपने को चाहिए 5 पॉइंट समथिंग, तो पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन 40, अच्छा बताए 40 tan 45 1 होता है, तो tan 40 1 से भी कम, ये भी रिजेक्ट हो गया। tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। tan 80 एकमात्र ऑप्शन है, मतलब 80 डिग्री एकमात्र ऑप्शन है जो इसमें टिक करना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन करना है एलिमिनेशन से, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि tan 80 की एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, और स्टैंडर्ड कहां से है जो अपन जान पाएंगे, समझे बात को। तो इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, मतलब एक मीडियम एयर है कोयल का, है मैग्नीन वायर तो मटेरियल का नाम है, हाँ ठीक है ना, बस डाउट ये था, हे भगवान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे थे, देखो हो गया 30 बताएं, चलो अच्छा इसमें कैलकुलेशन नहीं आ रही होगी, स्क्वायर नहीं आ रहा होगा ना, मतलब इसमें देखो 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 सुनो, एक्सएल इक्वल टू होता है 2πfl, यही होता है ना। अच्छा 2, इधर देखो, बोलो पाई की वैल्यू कितनी ली, दे रखी ना क्वेश्चन में, 3.14 ले लें पाई की वैल्यू, एफ कितना लो 60, और एल कितना लेंगे 2। इधर देखो, मैं तो इसको सिर्फ है ना 3 मान के काम कर रहा हूं अभी लगभग में, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 इंटू 60, 720 प्लस 7, क्योंकि मैंने 3.14 को 3 मान के लिखा है एग्जैक्टली, मैं भी सोल्व नहीं कर रहा इसको, तो ये 720 से ऊपर ही आएगा मामला। अच्छा बोलो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सएल की, और बोलो आर की वैल्यू कितनी है 10। पता है जेड निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, जेड निकालने के लिए करूंगा √r² प्लस XL², यही करूंगा। अब एक बात बताओ जरा ध्यान से सुनना, ये तो अंडर रूट हो गया 10 का स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारे पास 720 का स्क्वायर, यही हुआ। अब एक बात बताओ, ये तो है तुम्हारा 10 और ये है 720, इसका स्क्वायर करोगे 100 पहुंचेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो पता है कितना पहुंचेगा, 50,000 के ऊपर पहुंच जाएगा। अरे पहुंच जाएगा, तो यार इतने बड़े नंबर इतने छोटे नंबर ये इग्नोर मार दो ना, क्या दिक्कत है इसमें, और तो कोई तरीका है नहीं, या तो बैठे बैठे जोड़ लो, क्या दिक्कत है। और अगर नहीं जोड़ना चाहते इसको इग्नोर मारो, 720 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर में से किसको छोटा मान लो, 10 का स्क्वायर छोटा मान के हटा दो इसको, तो जेड इक्वल टू 720 आ गया आपका। अरे आया नहीं है, करंट चाहिए, करंट होता है I इज इक्वल टू V/Z, तो V तो दे रखा है ना आपको, कितना 200 120, V दे रखा है 120 और डिवाइडेड बाई 720, बस हो गया, सोल्व खत्म। ऐसे करना था इस क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर 2 में है 1 और 3 में है 2 और 23। पहले एक्सरसाइज 3 का देख रहे हैं, एक्सरसाइज 3 का देख लेते हैं पहले 2 और 23 नंबर। अच्छा देखो बेटा 23 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं पहले देखें आप। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कोयल का रेजिस्टेंस आपको दे दिया और इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिया। अच्छा बोलो क्या क्या दिया है, आर और एल क्या क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। आर कितना दिया है, आर कितना दिया है 30 ओम, और क्या दिया है, कैसे पता चला यार ये एक्सेल है, यूनिट्स है, और फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या दे दी 50 हर्ट्ज। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे दी। अच्छा ये बोल रहे हैं कि अब हमने फ्रीक्वेंसी कर दी 100 हर्ट्ज। बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी, पता है आर तो आर ही रहेगा, ये तुम्हारा एक्सेल डबल हो जाएगा, एक्सेल 40 कर दो, एक्सेल प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल एक्सेल इज ऑल्सो डबल।
तो अब एक्सेल आप क्या लोगे, 20 लोगे कि 40 लोगे? और आपसे पूछा है करंट इन द कॉइल, तो बताओ करंट इन द कॉइल निकालने के लिए तो फॉर्मूला V बाई जेड। अच्छा बोलो जेड क्या निकालोगे? वैसे ना क्यों निकालो, 30 और 40 तो ये 50, बस I इक्वल टू V बाई जेड। V को क्या लोगे आप 200 और जेड को क्या लोगे आप 50, तो 200 बटा 50 मतलब 4 एम्पियर। आगे आंसर क्लियर है? जिन बच्चों का आंसर नहीं आया तो उनकी गलती क्या थी बताओ? उन्होंने एक्सेल को 20 ही ले लिया, डबल नहीं करा, तो ये गलती कर दी। आपको पता है ना एक्सेल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ये एक्सेल आपको जो दे रखा है ना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर दे रखा था बेटा, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर एक्सेल की वैल्यू कितनी थी 20। फ्रीक्वेंसी डबल करने पर एक्सेल की वैल्यू डबल करनी पड़ेगी, तो एक्सेल लेना पड़ेगा आपको 40 ओम। समझ गए बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि टाइम कांस्टेंट दे रखा है सर्किट का टाउ। अच्छा क्या ये आरएल सर्किट है? याद करो ईएमआई के टाइम पे मैंने क्या बताया था कि आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट होता है एल अपॉन आर। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? तो बोलो टाइम कांस्टेंट को मैं एल अपॉन आर लिख सकता हूं ना? टाइम कांस्टेंट होता है एल अपॉन आर, इसने इसको टाउ मान रखा है, मतलब एल अपॉन आर जहां पर आएगा वहां पर टाउ रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। जहां पर एल अपॉन आर आएगा वहां पर क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? ये टाउ आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एल अपॉन आर की जगह पर। अब एक बात बताओ, पूछा क्या है बेटा इसका पावर फैक्टर, क्या पावर फैक्टर निकालना आता है? आर बाई जेड बता रखा है मैंने आपको। पावर फैक्टर क्या होता है? आर बाई जेड। तो आर बाई जेड करने से पावर फैक्टर आ जाएगा, तो ध्यान से सुनो, पावर फैक्टर इक्वल्स टू होता है आर अपॉन में जेड। और बोलो जेड क्या हो जाएगा सर्किट का? बोलो जेड क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही होगा ना? देखते जाओ आप लोग, आर स्क्वायर अपॉन में, इधर देखो आप लोग, आर स्क्वायर प्लस बोलो एक्सएल कितना? ओमेगा एल का होल स्क्वायर, यही होगा। और भी देखो आर अपॉन, एक काम करो यहां से ना आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बोलो ये क्या होगा 1 प्लस ओमेगा एल अपॉन में आर का होल स्क्वायर। अरे क्या यही होगा? ये आर स्क्वायर बाहर आके क्या बनेगा आर, आर से आर काट दो। अच्छा ये एल अपॉन आर क्या? एल अपॉन आर को अगर आप टाउ लिखते हैं तो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर। आंसर आ गया देखो, ये आ गया पावर फैक्टर। सिवाय मैथमेटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें किसी को? चलो ये तो आपका एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है आपका, एक्सरसाइज नंबर 2 का सेकंड, सॉरी फर्स्ट, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बच रहा है आपका, ये बच रहा है ना? मॉड्यूल गए नहीं ले, होमवर्क नहीं, होमवर्क करना ही भूल गई, भूल गए होमवर्क करना। क्या करा छुट्टियों में? हाँ सन पेपर की तैयारी, तो पूरा दिन फंडे कराया था क्या? कितने घंटे फंडे कराया था? अच्छा 2 घंटा। मतलब उसके पहले तो फंडे में जाने की तैयारी। क्या? अच्छा 9 बजे उठे थी, और फंडे कितने बजे कराया? 11 बजे। क्या कराया था फंडे में? टीचर, टीचर डांस कर रहे थे? अपने बेस के टीचर आए थे क्या? अच्छा वो आए थे क्या? अच्छा मैं सो रहा था, ठीक है मैं सो रहा था ना। हाँ ठीक है, फिर कितने बजे फ्री हुए फंडे से? 1 बजे, उसके बाद फंडे दिमाग में चल रहा था, सो गई। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो आप, एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोग, है ना? ध्यान से दो आप सब लोग।
चलिए, तो एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमारे पास एक आरसी सर्किट है, ठीक है ना। आर और सी दोनों सीरीज में, ठीक है। और इसमें दो कंडीशन लेनी है आपको। फर्स्ट कंडीशन है कैपेसिटर इज एयर फिल्ड एंड सेकंड कंडीशन है कैपेसिटर इज माइका फिल्ड। मतलब एक बार प्लेट्स के बीच का मीडियम एयर लेना है और एक बार माइका लेना है। अच्छा, याद है दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपेसिटर के टाइम पे याद करो, एक चीज मैंने बताई थी, जैसे मसाला भरेंगे सी बढ़ जाएगा। मसाला भरने पर क्या बढ़ता है? सी। तो एयर वाले केस में सी ज्यादा है या माइका वाले केस में? माइका मतलब मसाला हो गया ना एक तरह से। तो माइका बढ़ते सी कैपेसिटर का क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, दो कंडीशन है इधर, देखो आप लोग, ये दो कंडीशन है। अच्छा, आर तो आर ही रहेगा। मान लेते हैं कि अब की बार कैपेसिटेंस है C1। पहली कंडीशन में कैपेसिटेंस है C1 और दूसरी कंडीशन का जो कैपेसिटेंस है वो है C2। पहला है C1 और दूसरा कितना है? C2। बोलो, क्लियर है? अच्छा बताओ, C1 C2 में क्या रिलेशन है? C1 C2 में क्या रिलेशन है? ये एयर फील्ड है, वो माइका फील्ड है। बताओ C1 C2 में रिलेशन क्या है? C2 इज मोर देन C1। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, C2 इज मोर देन C1। क्या ये बात सभी को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो तो बोल दो इसमें। नहीं है ना किसी को? चले बेटा, उसके बाद अब ध्यान से देखना और समझना बात को। यहाँ पर क्या करना है इसके अंदर आगे। आप सब लोग जानते हो कि एक्स इक्वल्स टू होता है 1/ωc, यही होता है। और अगर सी बढ़ गया तो एक्स सी कम हो जाएगा। सी बढ़ने से क्या होगा? एक्स सी कम हो जाएगा। और z इज इक्वल्स टू होता है आरसी सर्किट के लिए √r² प्लस एक्ससी का होल स्क्वायर, यही होता है। अगर एक्ससी कम हो जाएगा तो z बढ़ जाएगा, एक्ससी कम होगा तो z कम हो जाएगा, एक्ससी कम होने से z भी क्या हो जाएगा? कम। और बोलो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? v/z। और z अगर कम तो आई बढ़ जाएगा। इसका मतलब बताओ, ये वाला केस ए मान लो और ये वाला केस बी मान लो। बताओ ए और बी किस केस में करंट ज्यादा है? बोलो, केस ए या केस बी? हाँ, सेकंड केस में माइका भरने से सी बढ़ गया और माइका भरने से सी अगर बढ़ गया तो एक्स ही कम, एक्स ही कम तो जेड कम और जेड कम तो आई ज्यादा। मतलब सेकंड केस में करंट ज्यादा है फर्स्ट केस से। तो बताओ आई ए और आई बी में क्या रिलेशन है? आई ए और आई बी में रिलेशन है आई बी इज मोर देन आई ए। पहली बात तो ये रिलेशन, करंट में रिलेशन ला दिया। अच्छा, दूसरा रिलेशन चाहिए कैपेसिटर के वोल्टेज में। किस में रिलेशन चाहिए? कैपेसिटर के वोल्टेज में रिलेशन चाहिए। अच्छा चलो एक बात बताओ, पहले यहां करंट आ रहा था I1, अब यहां करंट आ रहा है I2। इस सर्किट में I1 करंट है, उस सर्किट में I2 करंट है। क्लियर है? अच्छा बताओ, इसका जो रेजिस्टेंस, इसका जो वोल्टेज होगा वो I1R होगा और यहां पर वोल्टेज होगा I2R। I1R ज्यादा कि I2R ज्यादा? कॉमन सेंस बताओ, I1 या I1R या I2R? I2R इज मोर देन I1R। मतलब R का वोल्टेज पहले से ज्यादा कि पहले से कम? I1R ज्यादा कि I2R ज्यादा? I2R ज्यादा। R का वोल्टेज पहले ज्यादा कि बाद में ज्यादा? अब यहाँ पर आवाज कम क्यों गई आप लोगों की? अरे ये जो I1R I2R बोल रहा हूँ, R का वोल्टेज ही बोल रहा हूँ मैं। R का वोल्टेज ही I/R होता है। अरे यही होता है ना। तो पहले वाले केस में R का वोल्टेज, दूसरे वाले केस में R का वोल्टेज, किस केस में R का वोल्टेज ज्यादा? सेकंड वाले केस में R का वोल्टेज ज्यादा। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, जो नेट वोल्टेज होगा और R और C का वोल्टेज होगा, उनमें ये रिलेशन होगा। R और C के वोल्टेज में रिलेशन ये हो गया। अरे बोलो, रिलेशन ये हो गया ना। ये तो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। क्वेश्चन में लिख रखा है कि वोल्टेज सोर्स सेम रखा है। अरे V तो सेम है ना। अब एक बात बताओ, ये सेम कब हो? अच्छा, और ये बढ़ रहा है, माइक इंसर्ट करने से ये तो बढ़ गया और ये सेम है। ऐसा कब संभव है जब ये बढ़ जाए और ये सेम रहे? जब ये कम होना पड़ेगा, अदरवाइज संभव। दोनों अगर बढ़ रहे होंगे तो इसको बढ़ना पड़ेगा, दोनों अगर कम हो रहे होंगे तो इसको भी कम होना पड़ेगा। अच्छा, ये सेम रखना है और ये बढ़ रहा है तो फिर एक ही तरीका इसको कम करना पड़ेगा। तो बताइए, माइक इंसर्ट करने से आर का वोल्टेज तो बढ़ गया, क्या सी का वोल्टेज कम करना पड़ेगा? सोर्स वोल्टेज सेम है तो सी का वोल्टेज डिक्रीज या इंक्रीज? अरे बोलो ना, सी का वोल्टेज का पहले से डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर विल डिक्रीज। खत्म, आ गया आपका आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? चलो तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट।
हेडिंग लिखते हैं आप लोग, सीरीज आरएलसी सर्किट। चले स्टार्ट करते हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट। हाँ, आर का वोल्टेज बढ़ेगा ना, करंट बढ़ गई। मतलब एयर फील्ड और माइका फील्ड वाले केस में, माइका फील्ड वाले केस का करंट ज्यादा है, तो माइका फील्ड वाले केस में आर का वोल्टेज बढ़ गया। अब टोटल वोल्टेज तो सेम ही है ना, तो आर का वोल्टेज बढ़ गया तो सी का कम करना पड़ेगा। तो माइका फील्ड वाले केस में सी का वोल्टेज कम रहेगा एयर फील्ड वाले केस। आंसर। चलिए अब तैयार है सब लोग। चलो हेडिंग लिख दें आप लोग, सीरीज आरएलसी सर्किट। अब क्या होता है सीरीज आरएलसी सर्किट, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। अच्छा, जैसे नाम से पता चल रहा है कि अब की बार अपने को आर को, एल को और सी को किस में जोड़ना है, सीरीज में। तो आर, एल और सी तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है अपने को इस बार, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो सब ध्यान से, ये तो आर हो गया, ये एल हो गया और ये सी हो गया, तीनों को किसमें जोड़ दिया, सीरीज में। आर, एल और सी, ये एक एसी सोर्स के साथ आपने सीरीज में जोड़ दिया इनको। अच्छा बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खास बात है। एक मिनट, कहां से आ रहे हो बेटा दोनों, बुला के लाओ एक बार उनको, कि बोलना कि आपको सर बुला रहा है, कंफर्म करना है मेरे को हेल्थ जोन से आ रहे हैं ना आप लोग, बुला के लाओ एक बार हेल्थ जोन वालों को। चलिए, तो ये आर, एल और सी ये तीनों किसमें बेटा, सीरीज में, ठीक है ना। चलो ये तीनों सीरीज में। अच्छा बताओ सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में क्या करंट सेम होता है ना, तो लिख देंगे आई इज सेम इन आर, एल एंड सी। आर में, एल में और सी में, तीनों में क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। अच्छा, इनका फेजर डायग्राम बना सकते हैं क्या आप लोग, कितने बच्चे फेजर डायग्राम बना के दे सकते हैं, फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम बनाते हैं, एक बार बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। अच्छा याद करो, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन आई को दिखाते हैं, पता है ना, आई को किधर दिखाना है, हॉरिजॉन्टल। तो आई को हॉरिजॉन्टल दिखा दिया पहले तो मैंने, देखो आई को हॉरिजॉन्टल दिखा दिया, ये तो आई हो गया। अब देखो अपने पास तीन एलिमेंट है, आर है, एल है और सी है, क्या तीनों का वोल्टेज दिखाना है, पक्का। अब याद करो मैंने वोल्टेज के बारे में क्या बता रखा है आपको, कि आर का वोल्टेज आई की डायरेक्शन में, आर का वोल्टेज आई के साथ सेम फेज में होता है, एल का वोल्टेज आई से π/2 आगे होता है और सी का आई से π/2 पीछे होता है। क्या इस आधार पर बोलो क्या तीन वोल्टेज दिखा सकते हैं, तो तीन वोल्टेज दिखाने, मुझे आर का भी दिखाना है, एल का भी दिखाना है और सी का भी दिखाना है। तो जो आर का वोल्टेज होगा वो आई के साथ सेम फेज में दिखाएंगे। तो देखो बेटा आर का वोल्टेज आई के साथ सेम फेज में, तो बोलो ये किसका वोल्टेज है, आर का। एल का वोल्टेज π/2 आगे दिखाना है, तो एल का वोल्टेज है π/2 आगे दिखाना है और सी का वोल्टेज है π/2 पीछे दिखाना है। तो देख बेटा सी का वोल्टेज π/2 पीछे, बोलो क्या तीन वोल्टेज दिखा दी। अच्छा देखो ये तो बन गया वोल्टेज वाला फेजर। क्या आपको रुकआउट वाला फेजर बनाना आता है, कितने बच्चे रुकआउट वाला फेजर बना देंगे। अच्छा एक ही चीज बताइए उसके लिए मैंने आपको, रुकआउट वाले फेजर में एक ही चीज बताइए, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसकी रुकावट। देखो ना ऊपर एल का वोल्टेज तो एक्सएल, आर का वोल्टेज तो आर, सी का वोल्टेज तो एक्सी, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसकी रुकावट। तो बोलो बेटा इधर किसकी रुकावट, आर की, इधर किसका वोल्टेज, एल का, और इधर किसका वोल्टेज, सी का। बोलो क्या यही होगा ना, तो इधर सी का वोल्टेज तो ये एक्सी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, ये मैंने वोल्टेज का फेजर बना दिया और मैंने रुकावट का फेजर बना दिया। अच्छा मुझे एक तो नेट वोल्टेज चाहिए और एक नेट रुकावट चाहिए। क्या क्या चाहिए बेटा, चलो अच्छा नेट वोल्टेज अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों वोल्टेज का वेक्टर सम करना पड़ेगा। कितने बच्चे इन तीनों का वेक्टर सम करा सकते हैं, वेक्टर सम। अच्छा तीन वेक्टर का सम करना है, किस तरह से करेंगे, पहले तो दो का सम कर लेंगे, उसके साथ तीसरे का बाद में कर लेंगे। कौन से दो वेक्टर को सम करना आसान है, वीएल वीसी, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका वेक्टर सम करने के लिए क्या डिफरेंस करना पड़ेगा, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा। तो देख बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे पास में तीन केस ले सकता हूं मैं। यस, फर्स्ट केस में ले सकता हूं जब वीएल वीसी से बड़ा हो, सेकंड केस जब वीसी वीएल से बड़ा हो, और थर्ड केस जब वीएल और वीसी बराबर हो। बोलो क्लियर है।
तो देखो 3 केस लेकर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज निकालेंगे। एक केस में VL VC से बढ़ा लेंगे, सेकंड केस में VC VL से बढ़ा लेंगे, और थर्ड केस में VL और VC को बराबर लेंगे। ठीक है ना। तो 3 केस पर यहाँ पर डिस्कशन होगा। सबसे पहले अपना है केस नंबर 1। केस नंबर 1 आपका ये है कि VL किससे बड़ा है, VC से बड़ा है। भाई VL किससे बड़ा है, तो जब VL VC से बड़ा है अपन तब की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब VL VC से बड़ा होगा ना तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगा। मानते हो इस बात को। और रिजल्टेंट कितना आएगा, VL माइनस VC, ये रिजल्टेंट आएगा। और रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, बड़े वाले की तरफ आएगा। आप कंडीशन लेके चल ही रहे हैं कि VL किससे बड़ा है, VC से। तो देख बेटा तब इसका फेजर कैसा बनेगा, देखो I को तो पहले हॉरिजॉन्टल दिखा दो। ये तो I दिखा दिया आपने। अच्छा बोलो इधर किसका वोल्टेज है, R का, तो ये R का वोल्टेज हो गया VR। अच्छा और ये ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, ऊपर हो जाएगा VL माइनस VC। क्या बोलो ये हो जाएगा। अच्छा अब क्या करें, इनका वेक्टर सम कर दें तो आपके पास नेट वोल्टेज आ जाएगा। और वेक्टर सम करने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो देखो ये पैरेललोग्राम बना के यहाँ पर अपन वेक्टर सम कर देंगे, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा नेट वोल्टेज बताएगा। आप ही बताएगा ये VL माइनस VC है, तो ये भी VL माइनस VC। तो बोलो V निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसका और इसका पाइथागोरस कर दोगे। बोलो क्या नेट वोल्टेज आ जाएगा। अच्छा साथ ही साथ आप ये भी देखो, जो नेट वोल्टेज है वो I से लीड कर रहा है कि लेग कर रहा है, लीड कर रहा है। तो अपने को एक और चीज पता चली यहाँ पर कि इस केस में जब VL मोर देन VC होता है तो उस वाली कंडीशन में वोल्टेज करंट को लीड करता है कि लेग करता है, वोल्टेज करंट को लीड करता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि V इज लीडिंग I, V इज लीडिंग I। अच्छा अगर मैं V की वैल्यू पूछूं तो निकाल के दे सकते हैं। कितने बच्चे V की वैल्यू लिखवा देंगे, जल्दी बोलो। बोलो V की वैल्यू क्या रहेगी, √ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अच्छा देखो अगर वोल्टेज इक्वेशन लिख दी मैंने तो क्या रुकावट वाली इक्वेशन लिखा सकते हैं। कितने बच्चा नेट वोल्टेज है तो नेट रुकावट भी लिखा सकते हैं, क्या जेड लिखा सकते हैं। और एक ही चीज बोल रखी मैंने आपसे, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसकी रुकावट। तो बस अगर वोल्टेज इक्वेशन लिख दी तो रुकावट इक्वेशन भी लिखा सकते हैं। बोलो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू √ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा कितने बच्चे यहाँ पर tan phi का फॉर्मूला लिखा सकते हैं, बताओ। याद करो tan phi के लिए फॉर्मूला था x अपॉन r। tan phi का फॉर्मूला क्या था, x अपॉन r। अच्छा यहाँ पर कितने x है, 2। जब पहले जब अपन RL पढ़ रहे थे तो एक ही x था, RL में एक ही x था, कौन, XL। RC में भी एक ही x था, XC। यहाँ पर कितने x हैं, 2। अच्छा 2 x है तो बोलो कौन सा x ले, L वाला कि C वाला। नेट x लेना पड़ेगा। अब की बात 2 रिएक्टेंस है ना सर्किट में। x का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंस। जब एक रिएक्टेंस है तो वही ले लेते हैं, और जब 2 रिएक्टेंस होते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट करके लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर XL और XC का जो रिजल्टेंट होगा ना, XL और XC का रिजल्टेंट। अच्छा जब VL मोर देन VC है तो अंडरस्टूड सी बात है कि XL मोर देन XC है। तो बताओ यहाँ पर नेट x क्या लेंगे, XL या XC। XL माइनस XC लेंगे ना। तो यहाँ पर कंडीशन लेंगे कि XL माइनस XC। बोलो क्लियर है, XL माइनस XC अपॉन R। तो tan phi बराबर आपका x अपॉन R आ गया। अच्छा ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने रुकावट के टर्म में लिखा, क्या आप इसी फॉर्मूला को वोल्टेज के टर्म में लिखा देंगे। कौन कौन इसको वोल्टेज के टर्म में लिखा देगा। और एक ही चीज बोलिए मैंने, क्या, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसकी रुकावट, ऐसा करके वोल्टेज के टर्म में लिखा देंगे। तो बोल बेटा जहां पर XL है वहां पर VL, जहां पर XC है वहां पर VC, और जहां पर R है वहां पर VR। बोलो क्या इस तरह से लिख देंगे। अच्छा उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे cos phi का फॉर्मूला चाहिए, cos phi का फॉर्मूला बोलो क्या था, R बाई Z। R की रुकावट अपॉन टोटल रुकावट, क्या cos phi का फॉर्मूला है। ये तो रुकावट के टर्म में cos phi को लिखा है, क्या आप इसको मुझे वोल्टेज के टर्म में लिखा देंगे। जहां जिसका वोल्टेज वहां उसकी रुकावट, R का रुकावट तो R का वोल्टेज, नेट रुकावट तो नेट वोल्टेज। अच्छा बताओ इस सर्किट में I लिखने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, V बाई Z, और Z ही ऊपर से कॉपी करेंगे। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ चुकी है। अच्छा ये तो फर्स्ट केस आपने लिया है। फर्स्ट केस लिया है जब आपका XL ज्यादा है XC से, या कह लीजिए कि VL ज्यादा है VC से। तो सिंपल सी बात है, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसकी रुकावट। अगर मैं इस कंडीशन को, इस केस को मैं नाम दे रहा हूं कि VL VC से ज्यादा है, तो इस केस को मैं ये भी तो कह सकता हूं कि XL XC से ज्यादा है। ऑब्वियस बात है कि जब VL VC से ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में XL भी तो XC से ज्यादा ही होगा ना। जहां जिसका वोल्टेज वहां उसकी रुकावट। क्लियर है बात।
चलिए उसके बाद में केस नंबर 2 देखने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा बोलो केस नंबर 2 को क्या नाम दें हम लोग? केस नंबर 2 आपका है VC इज मोर देन VL। तो ये अंडरस्टूड से बात है कि XC इज मोर देन XL। यहां पर अगर VL इज मोर देन VC बोल रहे हो तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि XL इज मोर देन XC। ये कंडीशन भी तो अपने आप हो रही है। ठीक है चलो कौन कौन इस केस में फेजर डायग्राम बना के दे सकता है? सेकंड वाले केस में VC मोर देन VL। अच्छा VC VL में कौन बड़ा? VC। तो क्या रिजल्टेंट नीचे की ओर आएगा? बिल्कुल रिजल्टेंट नीचे की ओर आएगा। तो ध्यान से देखें आप लोग, देखो इधर तो आई बनाना था आपको, आई बना दिया, फिर इधर आपने आर का वोल्टेज बना दिया। तो देख बेटा ये तो किसका वोल्टेज है? आर का। और VL और VC में से कौन बड़ा है? VC। तो क्या रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा? बिल्कुल इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। और बोलो बेटा ये रिजल्टेंट कितना होगा? ये रिजल्ट होगा VC माइनस VL। और अगर नेट चाहिए तो ये वही पैरेललोग्राम बना के करना पड़ेगा। क्या बोलो ये नेट वोल्टेज हो जाएगा? अच्छा ये VC माइनस VL तो ये भी VC माइनस VL। और बताइए आप क्या इसका और इसका अगर पाइथागोरस कर दोगे तो क्या बोलो V आ जाएगा ना? अच्छा बताओ ये V लीड कर रहा है कि लेग कर रहा है? हाँ तो इस केस में जब VC मोर देन VL है उस वाले केस में V जो है वो I को लेग कर रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि V इज लेगिंग I। V इज लेगिंग I। दूसरी बात V की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो बोलो बेटा V की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। अच्छा बोलो क्या जेड इक्वेशन लिखवा दोगे? बोलो जेड इक्वेशन क्या होगी? जहां जिसका वोल्टेज वहां उसकी रुकावट। बोलो ये हो जाएगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अच्छा उसके बाद और भी देखो क्या tan फाई की वैल्यू लिखवा दोगे? X बाई आर। X कौन सा लोगे? L वाला, C वाला कि नेट? नेट। बोलो नेट X कितना होगा बेटा? XC माइनस XL बाई आर। और ये रुकावट के टर्म में tan फाई लिखा है तो क्या वोल्टेज के टर्म में लिखवा दोगे? वोल्टेज के टर्म में कैसे लिखाओगे? जहां जिसका वोल्टेज वहां उसकी रुकावट। बोलो C का वोल्टेज माइनस L का वोल्टेज अपॉन R का वोल्टेज। cos फाई लिखवा दोगे? बोलो cos फाई कितना? R बाई जेड। R की रुकावट तो R का वोल्टेज और नेट रुकावट है तो नेट का वोल्टेज। अच्छा बोलो I इज इक्वल टू लिखने के लिए फॉर्मूला क्या? ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि अरे इस चैप्टर में I इक्वल टू V बाई आर नहीं लिखना है। I इक्वल टू क्या लिखना है? V बाई जेड। पक्की बात? चलो अब केस नंबर 3 पर आते हैं। इधर देखो आप सब लोग, केस नंबर 3। केस नंबर 3 बोलो क्या है आपका? केस नंबर 3 है आपका कि VC जो है वो किसके बराबर है? VC VL के बराबर है। और जब VC VL के बराबर होगा तो हाँ बोलो ना, एक ही तो बात है, जब XC XL के बराबर होगा। अच्छा जब VC इक्वल टू VL होता है ना, इस कंडीशन को बोलते हैं वोल्टेज रेजोनेंस। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? इस कंडीशन को बेटा नाम देते हैं वोल्टेज रेजोनेंस। इसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। ध्यान से सुनता। जब VL बराबर VC होता है, मतलब जब L और C का वोल्टेज बराबर होता है, तो इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है। पूरा नाम तो होता है इसका वोल्टेज रेजोनेंस कंडीशन, लेकिन हम शॉर्ट में बोलते हैं इसको रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन का मतलब जब L और C का वोल्टेज बराबर होगा तब वो कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस कंडीशन। या आप कह लीजिए कि जब L और C दोनों की रुकावट जब बराबर होगी तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन बोल के भी काम चला सकते। बोलो बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, रेजोनेंस कंडीशन में मुझे नेट वोल्टेज निकालना है और ये पता चल चुका है कि दोनों वोल्टेज बराबर है। क्या दोनों कैंसिल आउट हो गए? तो एक ही वोल्टेज बचा, कौन? आर का वोल्टेज। तो जो एक वोल्टेज बचेगा क्या वही नेट वोल्टेज होगा? तो इस कंडीशन में बताओ नेट वोल्टेज क्या होगा? वी आर। और बताओ जो नेट वोल्टेज है और करंट है क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे? तो बताइए वी और आई के बीच में फेज डिफरेंस कितना? 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि रेजोनेंस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब जब VL बराबर VC है उस कंडीशन में क्या V और I दोनों सेम फेज में होंगे? V और I के बीच में फेज डिफरेंस बोलो कितना? 0। और बोलो नेट वोल्टेज किसके बराबर? R के बराबर। नेट रुकावट भी किसके बराबर? R के बराबर। बोलो मामला क्लियर है? तो यहां पर बताओ इस कंडीशन को मैं क्या बोल सकता हूं? बोलो सबसे पहले तो V एंड I इन सेम फेज। V और I बोलो दोनों क्या सेम फेज में? और V और I अगर दोनों सेम फेज में है तो बोलो फेज डिफरेंस कितना? 0। क्लियर है बात? V और I के बीच में फेज डिफरेंस बोलो कितना? 0। अच्छा बोलो इस V को क्या लिखें? जल्दी बोलो, V को क्या लिखें? क्या बोलो V को VR लिख दें?
अच्छा, उसके बाद देखो इस जेड को क्या लिखें, बोलो क्या जेड को आर के बराबर लिखते हैं? और देखो ये जेड की ना मिनिमम वैल्यू होगी, इस कंडीशन में जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, इससे कम जेड नहीं हो सकता। आप देखो ना इस वाले केस में, देखो इस वाले केस में जेड देखो, इसमें आर के साथ कुछ टर्म ऐड हो रही थी, यहां पर भी आर के साथ क्या कुछ टर्म ऐड हो रही है, और यहाँ आर के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। तो बताओ रेजोनेंस कंडीशन में जो जेड मिलता है वो मिनिमम मिलता है कि मैक्सिमम मिलता है? मिनिमम मिलता है। इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम है। अब लैंग्वेज के टर्म में बोल रहा हूं, अभी तक मैथमेटिकली चल रहा था, इसी बात को लैंग्वेज के टर्म में बोल रहा हूं। रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट में जेड क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम? तो रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, और ये इंपीडेंस किसके बराबर हो जाता है? रेजिस्टेंस के बराबर। बाकी देखो इन दोनों कंडीशन में जो जेड की वैल्यू होगी वो आर से अप ही होगी। नहीं आएंगे तो मेरे फोन पे बात कर रहा हूं उनसे, वो कोई बात नहीं, अरे मेरे को नहीं देखना है, वो जो काउंटर पे भैया है ना उनसे कंफर्म करो, वो काउंटर वाले भैया को बुला के लो, कोई बात नहीं, फोन कर ले काउंटर वाले भैया को बोलो। इधर देखें आप लोग, ये देखें आप लोग, तो मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा था, तो जो रेजोनेंस कंडीशन है उसमें VL बराबर VC है और XL बराबर क्या है? XC। ठीक है, तो बताइए V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना? 0। अच्छा बोलो जेड की वैल्यू क्या रहेगी? मिनिमम। रेजोनेंस कंडीशन में जेड सर्किट का मिनिमम हो जाता है, इंपीडेंस क्या हो जाता है? मिनिमम। देखो इस वाले केस में देखो जेड की वैल्यू आर या आर से ऊपर, आर के साथ कुछ वैल्यू पाइथागोरस हो रही है तो वैल्यू आर के ऊपर ही आएगी, यहां पर भी जेड की वैल्यू आर से ऊपर ही आएगी, लेकिन यहां पर जेड की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ रही है? आर। इसका मतलब बताओ इस कंडीशन में क्या जेड की वैल्यू क्या मिनिमम आ रही है? तो यहाँ पर जेड क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्या ये बात समझ में आ रही है? 10 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा पावर फैक्टर लिख सकते हैं इस केस में आप लोग। अच्छा बोलो पावर फैक्टर क्या होता है? cos 5। क्या cos 0 1 होगा? इसका मतलब पावर फैक्टर क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा और भी देखो, बोलो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाई Z। अच्छा बोलो जेड क्या है? मिनिमम। जेड क्या है? मिनिमम। और अगर जेड मिनिमम हो तो बोलो आई क्या होगा? मैक्सिमम। और बोलो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी वो कितने आएगी? V बाई R। इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट में करंट क्या फ्लो करती है? मैक्सिमम। करंट तो इन दोनों केस में भी फ्लो कर रही है, लेकिन इन दोनों केस में जो करंट फ्लो कर रही है वो मैक्सिमम नहीं कर रही, मैक्सिमम से कम कर रही है। तो अगर आपको किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करानी है तो बोलो कौन सी कंडीशन काम में लोगे? रेजोनेंस कंडीशन। तो याद रखना जो RLC सर्किट होता है रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम करंट चलती है उस सर्किट में। रेजोनेंस कंडीशन में क्या करंट चलती है? मैक्सिमम करंट। रेजोनेंस कंडीशन में जेड मिनिमम हो जाता है, जेड मिनिमम तो करंट बिकम मैक्सिमम। और पावर फैक्टर कितना होता है? 1। फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। VL बराबर क्या होता है? VC। और XL बराबर क्या होता है? अब देखो इस रेजोनेंस कंडीशन पर जब भी सवाल बनेंगे ना, रेजोनेंस कंडीशन पर जब भी सवाल बनेंगे तो एग्जामिनर क्वेश्चन में लिख के नहीं देता जनरली कि रेजोनेंस कंडीशन है। वो किस तरह से पूछता है सवालों को, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। जैसे मान लो ये R है, ये L है और ये C है, ठीक है, ऐसे AC सोर्स के साथ जोड़ देगा इसको। अच्छा यहां पर वैल्यू लिख देगा 10 ओम, 20 ओम और 20 ओम, ठीक है। बोलो व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट? 1। अब उसने कुछ कहा भी नहीं, आप ही को देख के पहचानना था। बताओ यहां पर XL बराबर XC, L की रुकावट कितनी है? 20 ओम, C की रुकावट 20 ओम। क्या L और C की रुकावट बराबर है? रेजोनेंस कंडीशन है तो बोलो दिस इज, व्हाट इज दिस? रेजोनेंस कंडीशन ना। अगर XL बराबर XC है तो ये रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होता है? 1। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I? 0 डिग्री। करंट इन द सर्किट मिनिमम। Impedance of the circuit is, what is the impedance of the circuit? 10 ohm. What is the impedance of the circuit? 10 ohm. बोलो क्या इस सर्किट का इंपेडेंस का 10 ओम के बराबर होगा? तो इस तरह से सवाल बनते हैं यहाँ पर। तो जब भी रेजोनेंस कंडीशन पे सवाल बनते हैं जनरली क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया जाता है कि रेजोनेंस कंडीशन है, लेकिन क्वेश्चन का डेटा देख के क्वेश्चन में जो तो चीजें दी गई है, कभी कभी एग्जामिनर ये भी करता है, सुनना, कभी कभी एग्जामिनर ये भी करता है जैसे कुछ L की वैल्यू लिख देगा, C की वैल्यू लिख देगा और सपोज वोल्टेज के क्वेश्चन लिख देगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और जब आप XL और XC निकालोगे ना तो दोनों बराबर आ जाएंगे। XL और XC क्या आ जाएंगे? बराबर। XL निकालने के लिए ओमेगा L,
ओमेगा यहां से लोगे, एल यहां से लोगे, और एक्स से निकालने के लिए 1/ओमेगा सी, ओमेगा इक्वेशन से लोगे और सी यहां से लोगे। तो जब आप एक्सएल और एक्स दोनों की वैल्यू निकालोगे तो दोनों क्या जाएंगे, बराबर। और जब दोनों बराबर आ गए तो अपने आप ही रेजोनेंस कंडीशन आ गई, और रेजोनेंस कंडीशन में बोलेगा कि व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, आई बराबर वी अपॉन आर। रेजोनेंस कंडीशन में वी अपॉन आर होता है, बाकी हर कंडीशन में वी बाई जेड होता है, बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन का जेड आर के बराबर है, बाकी हर कंडीशन में जेड आर के बराबर नहीं होगा। ये कितने बच्चों को बात क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो ये तो लिख लिया होगा आपने, लिख लो आराम से, कोई बात, लिखो फटाफट लिखो यहां पे। कितना टाइम चाहिए लिखने के लिए? जहां तक हो गया हटा दो पूरा? अच्छा चलो, कितने बच्चों ने यहां तक लिख लिया ईमानदारी से? कितने बच्चों ने यहां तक नहीं लिखा है? देखो आराम से।
लिख दिया आपने? चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इसी के अंदर लिखना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जहां पर क्या बराबर हो जाए, एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो जाए, बराबर। फ्रीक्वेंसी एट विच एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपकी। अच्छा, एक्सएल का मतलब क्या होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ एल, और एक्सी का मतलब 1/2 पाई एफ सी। बोलो क्लियर है? या फिर ऐसा देखो आप तो, है ना, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो बोलो जब आप यहां से ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 1/√LC। तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? इसलिए ओमेगा के नीचे आर लिख दिया मैंने दोनों में। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। बोलो क्लियर है? अच्छा, और अगर मैं एफ आर निकालूं तो बोलो एफ आर क्या होगा, एफ आर होगा ओमेगा आर अपॉन में 2 पाई। अरे भाई एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है ना, तो यहां से अगर आप एफ आर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई 1/√LC में LC। तो ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा और ये एफ। ओमेगा होती है रेडियन पर सेकंड में, एफ होती है साइकिल पर सेकंड में, या हर्ट्ज में बोल दो, या रिवोल्यूशन पर सेकंड बोल लो। बोलो क्लियर है ना? तो कैसे पता चलेगा उसने ओमेगा आर पूछे कि एफ आर पूछे? यूनिट्स देख लो, अगर उसने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में पूछी है तो ओमेगा आर है, उसने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में पूछी है तो वो एफ आर है। तो बोलो ये किस में हो जाएगा आपका, रेडियन पर सेकंड, और ये किस में हो जाएगा, हर्ट्ज में हो जाएगा। लिख दो बेटा इसको। इसी में केस थर्ड के अंदर ही चल रहा है सभी। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार आप सब लोग इधर देखें, पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपको बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताना, अपने पास में 3 तरह के वोल्टेज होते हैं, आर का, एल का और सी का। देखो फेजर डायग्राम जब बनता है तो आई इधर बनता ही है। अब 3 वोल्टेज होता है अपने पास, आर का, एल का और सी का। बोलो आर का वोल्टेज कहां बनता है, इधर। एल का वोल्टेज बनता है इधर, और सी का वोल्टेज बनता है इधर। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये जहां पर मैंने आर, एल और सी के वोल्टेज बनाया ना, उधर ही आर, एल और सी की रुकावट भी बनती। जहां पर आर का वोल्टेज है वहां पर आर आ जाता है, एल के वोल्टेज की जगह एक्सएल आ जाता है, और सी के वोल्टेज की जगह एक्सी आ जाता है। पता है आपको? अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अच्छा, जब एफ बराबर एफ आर होता है ना, जब एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एफ आर पर वीएल और वीसी कैंसिल, तो एक ही वोल्टेज बचेगा, कौन, वी आर। क्या यही नेट वोल्टेज है? इस केस में बोलो फाई कितना, 0 डिग्री। क्या वी और आई दोनों सेम फेज में होते हैं? और सेम फेज में जब वी और आई होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं रजिस्टिव सर्किट। जो रजिस्टर होता है, याद करो अपने पास में 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, आर होता है, एल होता है और सी होता है। आर की खास बात होती है कि वो वी और आई को सेम फेज में रखता है। आर वी और आई को दोनों को सेम फेज में रखता है। एल क्या करता है, वी को लीड करवाता है, और सी वी को लेग कराता है। तो जब भी आपके सर्किट में वी और आई सेम फेज में होंगे, अपन ये बोलेंगे कि सर्किट का नेचर रजिस्टिव है। जब भी वी और आई सेम फेज में होंगे, सर्किट का नेचर रजिस्टिव। जब जब वी आई से लीड करेगा, इंडक्टिव नेचर, और जब भी वी आई को लेग करेगा तो कैपेसिटिव नेचर। बात समझ में आ रही है? और जब जब आपके सर्किट का नेचर रजिस्टिव होगा, मतलब जब जब वी और आई सेम फेज में होगा, तो बोलो उस सर्किट का क्या फाई 0 हो जाएगा। और जब वी आई को लीड करेगा
वी आई को लीड करेगा तो बोलो जो फाई होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब वी आई को लीड करेगा तो फाई नेगेटिव होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है? तो जब भी फाई पॉजिटिव होगा तो सर्किट का नेचर क्या होगा? बोलो, इंडक्टिव नेचर होगा। और जब भी वी लेग करेगा सर्किट का नेचर कैपेसिटिव, और फाई का नेगेटिव होगा। चलिए तो अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इधर देखिएगा, ठीक है ना? पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी ना, जब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बोलो क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्सी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बोलो एक्सएल बराबर एक्सी। तो बताओ नेचर ऑफ सर्किट क्या होगा? वेरी गुड, नेचर ऑफ सर्किट इज रेजिस्टिव। और बोलो फाई कितना? 0। तो क्या उस केस में फाई 0 होगा? अब एक बात बताना, अगर फ्रीक्वेंसी अगर एफ आर से कम हुई तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्सएल कम हो गया। हेलो, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, एक्सी प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है। फ्रीक्वेंसी कम करने से एक्सएल कम, फ्रीक्वेंसी कम करने से एक्सी ज्यादा। क्या एफ बराबर एफ आर पर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर है? जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को एफ आर से कम करा, अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर एफ आर से कम रखोगे तो बोलो एफ आर से कम फ्रीक्वेंसी पर क्या एक्सएल और एक्सी बराबर रहेंगे? क्या अलग अलग रहेंगे? कौन बड़ा रहेगा? क्या एक्सी एक्स आर से बड़ा रहेगा ना? बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी कम करते ही एक्सएल तो हो जाएगा कम और एक्सी हो जाएगा ज्यादा, इस रिलेशन से। तो बताओ बेटा, एफ लेस देन एफ आर पर बोलो एक्सी इज मोर देन एक्सएल। अच्छा, और जब एफ इज मोर देन एफ आर होगा तब? एफ इज मोर देन एफ आर होगा तब इसको उल्टा कर लो, तो उस केस में एक्सएल इज मोर देन एक्सी। बताइए, जब एक्सी एक्सएल से बड़ा है तो नेचर कैपेसिटिव, नेचर कैसा? और फाई पॉजिटिव की नेगेटिव? फाई हो जाएगा नेगेटिव। और जब एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो नेचर इंडक्टिव, और फाई कैसा हो जाएगा? क्या ये बात क्लियर है? तो लिखो बेटा, देखो जेड और एफ में ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं। किस में ग्राफ बना रहा हूं? जेड और एफ में ग्राफ बनाने जा रहा हूं। अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना, अगर मुझे रिलेशन लिखना है यहां पर जेड का, तो बोलो जेड का जो रिलेशन होता है पता है क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या एक्सी माइनस एक्सएल भी लिख सकते हो। और वैसे ना क्या फर्क पड़ता है, अगर आपने स्क्वायर कर रखा है तो एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर करो या एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर करो, क्या बात एक ही है ना? बोलो क्लियर है? अब देखो इसमें भी एफ आर है और इसमें भी एफ आर है। आप देखो ना, इसमें भी एफ और इसमें भी एफ है। देखो कैसे, ये देखो, ये हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। अब बताओ जेड और एफ में ग्राफ बनाना क्या सिंपल है क्या? नहीं है, जेड और एफ में सिंपल ग्राफ बन ही नहीं सकता। क्यों? रिलेशन ही कॉम्प्लिकेटेड है। और रिलेशन जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो क्या करता है? जुगाड़ लगाता है। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर अपन बात करते हैं। तो देखो बेटा, कौन कौन से पॉइंट्स पर अपन यहां पर बात कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो बात करेंगे जीरो फ्रीक्वेंसी की। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी की। एक बार बात करेंगे इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी की। इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी का मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की। और एक बार बात करेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। बोलो भाई, तो 3 जगह बात करेंगे। एक बार वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एक बार वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और एक बार रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुने आप लोग। अच्छा, अगर मैं बात करूं
एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अच्छा बोलो, वेरी लो फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ इज नियरली जीरो। अरे बोलो ना, वेरी लो फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ नियरली कितना। और याद करो, जब एफ नियरली जीरो होता है ना, तो उस केस में जेड नियरली एक्सी। पिछली क्लास में और टेबल बनाई थी आर की, एल की और सी की, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो उसमें जब वेरी लो फ्रीक्वेंसी होती है तो एफ नियरली जीरो, और एफ नियरली जीरो तो एक्सी नियरली इनफाइनाइट, और एक्सी इज ऑल्सो नियरली इनफाइनाइट। ये सब पिछली क्लास का बताया हुआ है, याद आया क्या? चलिए अच्छा, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे। बोलो बेटा, जब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, अच्छा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ लगभग कितना हो जाए, इनफाइनाइट। बोलो एफ लगभग इनफाइनाइट हो जाए, तो बोलो उस केस में जेड नियरली इक्वल्स टू एक्सएल, और ये भी क्या इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर, वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर जो होगा वो आपका जो एफ होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर सॉरी जेड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर भी जेड कितना, इनफाइनाइट। अच्छा और बात करते हैं, एट एफ बराबर एफ आर, एट एफ बराबर एफ आर जेड मिनिमम हो जाएगा, और जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर। तो चलो ये जो डेटा में मैंने आपको दिया, क्या इस डेटा के बेसिस पे क्या आप जेड और एफ में ग्राफ बना सकते हैं? कितने बच्चे वो लोग जेड और एफ में ग्राफ बना सकते हैं, बताना जरा, कुछ कुछ आइडिया लगाओ, देखो ग्राफ का थोड़ा सा फील तो लो ग्राफ का एक बार। आप देखो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बात कर लिए अपन ने। अच्छा जब जीरो फ्रीक्वेंसी है तो जेड इनफाइनाइट, जीरो फ्रीक्वेंसी पर जेड कितना, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पर भी जेड, शुरू में इनफाइनाइट और बाद में इनफाइनाइट, और बीच में कहीं मिनिमम है। अरे यस और नो? अरे कहां मिनिमम है, एफ आर पर, एफ आर पर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या, जेड है क्या। तो इनफाइनाइट से पहले तो क्या आया, मिनिमम, और मिनिमम से वापस इनफाइनाइट, और जब वो मिनिमम हुआ है तब फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ आर। कितने बच्चों को ग्राफ का शेप कुछ कुछ इमेजिन हो रहा है? क्या ग्राफ का शेप इमेजिन कर पा रहे हो? तो देख बेटा यहाँ पर ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखो पहले तो एक लाइन बना देंगे जेड इक्वल्स टू आर वाली, एक लाइन किसके बना देंगे, जेड इक्वल्स टू आर वाली। तो देखो सब ध्यान से देखो, तो बोलो जब फ्रीक्वेंसी जीरो तो जेड कितना, इनफाइनाइट, और फिर जेड इनफाइनाइट से क्या मिनिमम पर आएगा, तो जेड इनफाइनाइट से कहां आ रहा है, मिनिमम पर। और जब ये जेड इनफाइनाइट से मिनिमम आएगा तो बोलो बेटा इस फ्रीक्वेंसी को क्या दिखाओगे, एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिखाओगे। तो जेड ये मिनिमम पर आ गया, जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी, आर। अब बताइए ये आर से कहां जाएगा, इनफाइनाइट, तो आर से वापस इनफाइनाइट जाएगा, और आर से वापस इनफाइनाइट जाने में बोलो कितनी फ्रीक्वेंसी पर जाएगा, इनफाइनाइट। और ये क्या यहाँ टच करना है क्या, टच नहीं करना, क्योंकि टच इनफाइनाइट पर होगा और इनफाइनाइट का भी होता नहीं। तो इस तरह का ग्राफ किस में बनेगा आपका, जेड और एफ में। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को? लिख दो बेटा इसको। किसका बेटा, फिर पूरा क्लास चला जाएगा उसमें, बाहर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये वाला हटा दूं क्या, ये तो लिख गया ना आपका।
हो गया ना बेटे? क्या लिख दिया ना आपने? देखो बेटा, अब अगला ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना आप लोग। अगला ग्राफ में ड्रॉ करने जा रहा हूं आई और एफ में। किस किस में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? आई और एफ में मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना और समझना बेटा आप लोगों ना, आई और एफ में किस तरह का ग्राफ बनेगा। अच्छा पहले तो बताओ इस चैप्टर में आई का मतलब क्या होता है? v बाई जेड। पहले तो ये चीज ध्यान अपने माइंड में फिट कर लेना। इस चैप्टर में जब जब मैं आई बोलूंगा ना तब तो v अपॉन आर मत बोलना। आई का मतलब एक ही फॉर्मूला है यहाँ पर, v बाई जेड। और जब डीसी सोर्स हो तो v बाई आर। जब जब डीसी सोर्स हो तो आई बराबर v बाई आर, और जब जब एसी सोर्स हो तो आई बराबर v बाई जेड। बात अपने चैप्टर एसी की चल रही है तो यहाँ पर आई को v बाई जेड आपको लिखना पड़ेगा। तो आई बराबर क्या v बाई जेड हो गया ना। अब ध्यान से सुन लेना आप लोग। अच्छा जेड के बारे में अपन बात कर चुके। अच्छा बताओ, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी ना, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो बोलो जेड कितना? इनफाइनाइट। अब ये लिखा है ना आपने। और जब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी होगी तो भी जेड कितना? इनफाइनाइट। और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो जेड की वैल्यू मिनिमम होगी और आर होगी। ये बात जानते ना? जीरो फ्रीक्वेंसी पर भी जेड, भाई वो ग्राफ है ना वी शेप जो ग्राफ है यही तो बता रहा है। देखो ना ग्राफ से देख लो ना, जीरो फ्रीक्वेंसी पर जेड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पर जेड इनफाइनाइट, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जेड मिनिमम कितना है? आर। और बोलो अगर आपको आई चाहिए तो आई बराबर वी अपॉन आर, सॉरी आई बराबर वी बाई जेड। कैसा करोगे ना? तो यहां से अगर आपको आई चाहिए तो बोलो वी अपॉन में जेड। वी अपॉन इनफाइनाइट करोगे तो जीरो, यहां पर भी वी अपॉन इनफाइनाइट करोगे तो जीरो, और यहां पर आई। अच्छा जेड को मिनिमम रख रहे हो ना, तो आई मैक्स मिलेगा वी बाई आर। क्या बात समझ गए? इसका मतलब देखो क्या ग्राफ का शेप का आइडिया लग रहा है? कितने बच्चों को ग्राफ के शेप का आइडिया लग पा रहा है बताओ? जीरो फ्रीक्वेंसी पर आई कितना? जीरो, इनफाइनाइट पर जीरो, और रेजोनेंस पर मैक्सिमम। तो जीरो मैक्सिमम जीरो, कैसा ग्राफ बनेगा? जीरो मैक्सिमम जीरो। वहां क्या था? मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी वहां इनफाइनाइट मिनिमम इनफाइनाइट, तो वी शेप बनेगा। और यहां पर वी की उल्टा वी, क्या उल्टे वी जैसा ग्राफ बनेगा ना? तो देख बेटा यहाँ पर जो ग्राफ बनता है ना आई और एफ में, वो देखो इस तरह का ग्राफ बनता है। करंट और फ्रीक्वेंसी में देखो ग्राफ इस तरह का बनता है। एफ जीरो पर बोलो आई कितना? जीरो, फिर वो बढ़ेगा बढ़ेगा और मैक्सिमम ओके, और वापस कितना? जीरो। और जब ये मैक्सिमम होगा तो बोलो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बोलो आई की वैल्यू क्या मिल रही है? मैक्सिमम। तो आई वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलती है। तो याद रखना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपके आई और एफ में, और ये याद रखना है। और सुने, कई बार तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे ग्राफ भी पूछ लेता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट और करंट का फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के साथ ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ बन जाएगा। और कई बार एग्जामिनर पता है इसी ग्राफ को ना लैंग्वेज में भी आपसे पूछ लेता है। किस तरह से पूछेगा? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आरएलसी सर्किट इंक्रीज देन current of the circuit continuously increase, current of the circuit continuously decrease, first decrease then increase, first increase then decrease। मतलब इसी बात को, इसी ग्राफ को मैंने लैंग्वेज में पूछ लिया आपसे। बात समझ में आ रही है?
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो पहले तो आई इंक्रीज करेगा, फिर आई डिक्रीज करेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? लिख दो बेटा आप इसको। चलो ये तो था आपका सीरीज आरएलसी सर्किट। इस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हो प्रैक्टिस करते हैं, देखो। देखो बेटा, ये डायग्राम बनाओ पहले तो आप। ये जीरो पे टच नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट पे टच होगा। इनफाइनाइट कभी आता है क्या? ये सर्किट बनाओ पहले तो आप। देखो सर्किट में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, वहां पे देख लेना। ये सर्किट आपका। बन गया सर्किट। बेटा ग्राफ सही बनाओ बोर्ड से देख के। चलिए तो बोर्ड पे देखेंगे आप सब लोग अब। जीरो पे टच तब होगा जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट कर दोगे। फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट कभी आती है ग्राफ में, तो फिर जीरो पे टच कैसे करोगे? चलिए क्या लिख दिया बेटा आपने यहां तक? ये डायग्राम बन गया आपका। क्वेश्चन लिखे आप इसमें। इसमें फाइंड क्या करना है लिखो आप इसमें। लिखो फाइंड रीडिंग ऑफ एसी एमीटर। फाइंड रीडिंग ऑफ एसी एमीटर and voltmeter V1, V2 and V3. Find reading of AC ammeter and voltmeters V1, V2 and V3. ठीक है, और भी कुछ फाइंड करा रहा हूं इसमें, लिखो आप लोग। सेकंड इसमें फाइंड करो आप फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तीसरा फाइंड करो पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। और तीसरा आप इसमें फाइंड करेंगे पावर फैक्टर। चलो तीन चीजें फाइंड करके दो आप।
सर्किट क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, सिंपल सा सर्किट है ये। अच्छा देखो, सबसे पहले तो क्या निकालना है, सर्किट में करंट निकालनी है। करंट निकाल लोगे? अच्छा एक बात इधर देखो, सबसे पहले करंट कैसे निकालोगे, पहले तो इधर देखो आप सब लोग, करंट निकालना। अच्छा बोलो, सबसे पहले तो करंट की पीक वैल्यू निकाल लो, आई बराबर वी अपॉन में जेड। अरे यही होता है। इधर देखो, कौन कौन इस सर्किट का जेड निकाल के दे सकता है बताना जरा। मैं कह रहा हूँ पेन नीचे रख दो बेटा, एक बार आप, एक बार सभी बच्चे पेन को नीचे रख दो। कौन कौन इस सर्किट का जेड निकाल के दे सकता है? जेड क्या निकाल दोगे पक्का? बोलो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर, आर कितना 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्सी 20 माइनस 10 का स्क्वायर। बोलो कितना आएगा? बोलो क्या 10 रूट 2 ओम आएगा ना? तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 20 माइनस में 10 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 10 रूट 2 ओम। क्या ये बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहां तक किसी को? अच्छा उसके बाद में बताओ, आई नॉट पहले पीक करंट निकाल लेते हैं, फिर बाद में आरएमएस। अच्छा ये जो एसी मीटर है ना, क्या रीड करेगा, आरएमएस या पीक? मैं पीक निकाल लेता हूँ, पीक के बाद में डिवाइड बाय रूट 2 करके आरएमएस आ जाएगा। बोलो आई नॉट बराबर क्या होगा? वी नॉट अपॉन जेड। मैं फिर कह रहा हूँ चैप्टर में आई बराबर वी बाई जेड होता है। अगर आई पीक तो वी भी पीक, आई अगर आरएमएस तो वी भी आरएमएस, जैसा आई वैसा वी लेना पड़ता है, ठीक है ना? तो बोलो वी कौन सा ले लें? पीक। बेटा ये गेट लगा था एक बार। ये ब्रेक कितने बजे होगा यार इस वाले शेड्यूल में? कितने बजे होगा? 20 5:20 पे होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, ये कर लेते। तो बोलो आई नॉट इक्वल टू क्या, वी नॉट अपॉन जेड होगा ना? अच्छा बोल बेटा, वी नॉट कितना? वी नॉट कितना 10, और बोलो जेड कितना 10 बाई रूट 2। तो बोलो पीक करंट इज 1 बाई रूट 2 एम्पियर। अच्छा आपको तो क्या चाहिए? आई आर एम एस। बोलो क्या आर एम एस निकाल दोगे ना? आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट अपॉन में रूट 2। आई नॉट कितना है? बोलो 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2, डिवाइड बाई रूट 2। बोलो कितना? 1 बाई 2 एम्पियर। ये रूट 2 नीचे आएगा, कटेगा नहीं, काट के 1 बोल रहे होगा तुम लोग। तो आई आर एम एस जो होगा क्या 1 बाई 2 एम्पियर होगा ना? अब इधर देखो, भी बात खत्म नहीं हुई है। ये V1 किसका वोल्टेज है? आर का, आर का। ये V2 एल का, और ये V3, मतलब अगर इसने V1 पूछा है ना तो V1 बराबर VR, V2 पूछा है तो V2 बराबर VL, और V3 पूछा है तो ये VC पूछा है बेसिकली। मतलब मैं इसी सवाल, ये बात समझ में आई? मैं इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल एंड सी, और मैंने वही चीज यहाँ पर वोल्टमीटर लगा के पूछ ली, मतलब एक ही था। मैं अगर इस सवाल में वोल्टमीटर नहीं लगा था और डायरेक्ट अगर ये पूछ लेता कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल एंड सी, तो भी शायद आप ये निकालते। लेकिन मैंने लैंग्वेज में लिखने की जगह यहाँ पर वोल्टमीटर लगा के दिखा दी है कि आपको वोल्टमीटर से इनका वोल्टेज बताना है। क्या क्लियर है बात? अच्छा इधर देखो, बोलो वी आर बराबर क्या होगा? आई इंटू आर, यही होगा। आई कौन सा लोगे? आर एम एस। आर क्या लोगे? 10, तो 5 वोल्ट। ये होगा आई इंटू एक्सएल। आई कितना? 1/2। एक्सएल कितना? 20, तो बोलो कितना? 10 वोल्ट। अच्छा बोलो ये हो गया आई इंटू एक्सी। आई कितना? 1/2, और बोलो ये कितना? 10, तो बोलो क्या ये 5 वोल्ट ना? ये हो गया 5 वोल्ट। क्या कोई डाउट इसमें? किसी भी तरह का अगर कोई डाउट आपके मन में है तो पूछ लो बेटा। श्योर है? पक्का? ठीक है। अच्छा मान लो आपने अगर लिखा हो तो मैं डायग्राम में थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, मतलब आपको लिखना नहीं, बस ऐसे समझाने के लिए पूछता हूँ। क्या 2 वोल्ट मीटर और टांग दो इसमें? एक बार पेन नीचे रखो आप लोग। अच्छा डायग्राम में कुछ चेंज मत करना, मैं आंसर को चेंज नहीं करा, चिंता मत करो। अच्छा मान लो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ V4? यस, कौन कौन V4 की रीडिंग बता रहा है, जल्दी बोलो। V4 क्या मेजर करेगा? R और L का वोल्टेज। R और L का वोल्टेज ना? पक्का? अच्छा R का वोल्टेज तो कितना? 5, L का वोल्टेज 10, तो V4 कितना? 15। गलत,
अरे भाई आरएल सर्किट का वोल्टेज वीएल प्लस वीआर नहीं करते हैं। आरएल सर्किट का वोल्टेज होता है अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर। अगर मैं आपसे V4 की रीडिंग पूछता ना, तो V4 की रीडिंग पता है कितनी थी? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। नहीं समझे? पक्का? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता व्हाट इज द रीडिंग ऑफ V5, क्या ये L और C है ना? इनका नेट होता है VL माइनस VC। तो बोलो क्या VL कितना है, VC कितना है? तो बताओ रीडिंग ऑफ द V5 इज 5 वोल्ट। बोलो क्लियर है? श्योर है आप लोग? कितने बच्चों के बात समझ में आएगी? पक्का? ठीक है, मतलब ऐसा सवाल भी करेंगे अपन। ठीक है, ये तो लिख दो, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको।